उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा, धूल भरी गलियां, पुराने मकान और एक सुनसान लाइब्रेरी। राहुल एक साधारण लड़का जो लाइब्रेरी में काम करता है, कम बोलता है, गहरा सोचता है और लोगों से दूर रहता है। हर दिन उसकी जिंदगी एक जैसी बीतती थी, लेकिन उस दिन सब बदल गया। एक शाम जब बारिश हल्की हल्की हो रही थी, लाइब्रेरी के दरवाजे से अंदर आई एक लड़की, आंखों में दर्द और चेहरे पर रहस्य। उसका नाम था त्रिशा। राहुल ने उसे पहली बार देखा और वो पहली नजर आखिरी सुकून बन गई। त्रिशा रोज आने लगी, किताबों से ज्यादा अब वो राहुल को पढ़ने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे की खामोशी में बात करने लगे। एक दिन त्रिशा ने पूछा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो राहुल? राहुल बोला, तुम कहो तो सांसें रोक दूं, धड़कनें तुम्हारे नाम कर दूं। त्रिशा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर प्यार सच्चा है, क्या तुम मेरे लिए किसी अपने को मार सकते हो? राहुल हंसा, लेकिन त्रिशा की आंखें सीरियस थीं। एक हफ्ते बाद राहुल ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने कत्ल कर दिया अपने ही भाई का, जिसने बचपन में उसे त्रिशा की मौत की खबर दी थी। उस रात जब राहुल खून से सना वापस लौटा, वो सीधा त्रिशा के पास गया, लेकिन त्रिशा वहां नहीं थी। लाइब्रेरी बंद थी, अंधेरा था, दीवारों पर खामोशी थी। एक पुराना अखबार पड़ा था, 3 साल पुराना। उसमें हेडलाइन थी, लाइब्रेरी में छात्रा त्रिशा का बलात्कार के बाद कत्ल, अब तक आरोपी नहीं मिला। राहुल के हाथ कांपने लगे। तस्वीर वही थी, वही त्रिशा जो उसके साथ हंसती थी, बैठती थी, प्यार करती थी। वो मरी हुई थी। राहुल की आंखों में सन्नाटा था। उसे याद आया, 3 साल पहले उसका भाई ही उस रात लाइब्रेरी में था। शायद वही कातिल था। यही सच था। त्रिशा की आत्मा ने राहुल को सिर्फ इसलिए प्यार में फंसाया ताकि वो बदला ले सके, और राहुल ने प्यार में अंधा होकर अपने भाई को मार डाला। कुछ ही देर में लाइब्रेरी में पुलिस आ जाती है और राहुल पागलों की तरह हंसना शुरू करता है। सुबह का सूरज निकलता है और राहुल पुलिस की वैन में जेल जाता है। राहुल को उम्र कैद की सजा होती है, लेकिन वह पागल हो जाता है। 20 साल बीत जाते हैं। राहुल पागल खाने में एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है, चुपचाप, गुमसुम और डरा हुआ। लेकिन सुबह अचानक से राहुल की लाइब्रेरी में नींद खुलती है। वह डर जाता है और जोर से हंसने लगता है, क्योंकि यह एक सपना था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। यह कहानी है एक साधारण से इंसान की, जिसका नाम था आरुष मल्होत्रा। इंदौर में रहने वाला, 32 साल का, पेशे से फोटोग्राफर। जिंदगी की भागदौड़ में उलझा हुआ एक आम इंसान, जिसकी तस्वीरें खूबसूरत थीं, लेकिन अंदर से वो खुद बिखरा हुआ था। बाहर से मुस्कुराता, पर भीतर से खामोश। एक रोज अपने कमरे में बैठा कैमरे की पुरानी तस्वीरों को देख रहा था। तभी एक तस्वीर उसके हाथ लगी। एक धुंधली सी छवि, कैलाश पर्वत की। वो तस्वीर उसने कभी मुंबई से खरीदी थी, पर आज पहली बार उसे लगा जैसे उस छवि में कोई उसे देख रहा है। उस रात वो देर तक नहीं सो पाया। कुछ तो था उस तस्वीर में, कुछ जो उसे भीतर से पुकार रहा था। अगले ही दिन उसने फैसला किया, वो मानसरोवर की यात्रा करेगा। पर उसके मन से आवाज आई, इतनी ऊंचाई तू झेल पाएगा? तैयारी में उसने 1 महीना लगाया। किताबें पढ़ीं, ट्रैकिंग गियर खरीदा, मेडिटेशन सीखा, और अगस्त के पहले हफ्ते में वो नेपाल के रास्ते मानसरोवर की यात्रा पर निकल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। साथ में एक टूर ग्रुप था, तिब्बती गाइड, और रास्ते में मिलने वाली अद्भुत प्रकृति। मानसरोवर झील के किनारे जब उसने पहली बार कैलाश पर्वत को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लगा जैसे साक्षात उसके सामने महादेव खड़े हैं। लेकिन किस्मत ने एक मोड़ लिया। चौथे दिन जब ग्रुप डोलमा ला पार कर रहा था, अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं, बर्फीला तूफान, सब कुछ सफेद हो गया। दृश्यता लगभग शून्य। एक पल के लिए आरुष ने अपना कैमरा निकाला, शायद आखिरी फोटो के लिए। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो ग्रुप की कोई परछाई भी उसके पास नहीं थी। वो अकेला रह गया था। कई घंटे वो बर्फ में भटकता रहा। जीपीएस फेल हो गया था, मोबाइल नेटवर्क गायब। उसने पहाड़ की ओट में एक जगह ढूंढी और रात वहीं गुजारी। उसकी सांसें कांप रही थीं, होंठ नीले पड़ चुके थे। पास में सिर्फ 2 स्नैक्स बार, पानी की बोतल और एक कैमरा बचा था।
दूसरे दिन सुबह जब वो उठा तो हर चीज वैसी ही थी, ठंडी, सुनसान और रहस्यमय। कोई आवाज नहीं, कोई पक्षी नहीं। पर आरुष की आंखों में डर नहीं था। कहीं भीतर एक शांति थी, या शायद स्वीकृति। अगले 3 दिन तक आरुष उस ऊंचाई पर भटकता रहा। कहीं पानी के लिए बर्फ पिघलाता, कहीं जान बचाने के लिए खुद को चट्टानों से ढककर सोता। उसकी हड्डियां जवाब दे रही थीं, पर दिल अजीब तरह से जिंदा था। तीसरी रात जब वो लगभग बेहोश हो गया था, तब उसे कुछ गर्माहट महसूस हुई। आंखें खुलीं तो एक धुंधली आकृति सामने थी, एक साधु। उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन, पर आंखों में गहराई ऐसी कि जैसे पूरा ब्रह्मांड समा गया हो। साधु ने उसके माथे पर जल छिड़का और कुछ संस्कृत में बोला। आरुष ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो खोया है उसे रास्ता दिखाने वाला। बस उतना ही जानना काफी है। अगली सुबह जब आरुष की आंख खुली, वो एक गुफा में था। वहां आग जल रही थी। पास में कुछ याक का दूध और रोटी रखी थी। वो खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन साधु वहां नहीं था। सिर्फ एक रुद्राक्ष की माला उसके पास रखी थी और एक छोटी सी पर्ची जिस पर लिखा था, वापसी तुम्हारा निर्णय नहीं, पर्वत का आदेश है। 3 दिन बाद एक खोजी टीम उसे एक चट्टान के पास बेहोशी की हालत में पाया। उनके अनुसार वो उस इलाके में कभी गए ही नहीं थे जहां वो मिला। वो जगह किसी नक्शे में नहीं थी। आरुष को जब होश आया, उसने सबसे पहले वही सवाल किया, वो साधु कहाँ हैं? लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। इंदौर लौटने के बाद आरुष बदल चुका था। उसने फोटोग्राफी छोड़ दी। अब वो हिमालय की यात्राओं में साधकों का मार्गदर्शन करता है। वो ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन कभी कभी जब कोई पूछता, तू बचा कैसे, तो वो कहता है, हर हर महादेव। वो माला आज भी अपने गले में पहनता है और कैलाश की एक तस्वीर अपने कमरे में रखता है, उसी कोने में जहां से उसने ये यात्रा शुरू की थी। और कभी कभी देर रात उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है और शायद एक दिन वो फिर लौटेगा, कैलाश की गोद में, जहां उत्तर अब भी बाकी हैं। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। दिल्ली का एक सामान्य दिन था। राघव, एक 25 साल का एथिकल हैकर जो एक स्टार्टअप में काम करता है। राघव अपनी बहन रिया के साथ फ्लैट में रहता था। एक रात उसकी छोटी बहन देर रात तक घर नहीं लौटी। वो परेशान हो गया। उसकी सिस्टर का फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा था। रात 11:42 पर उसके इनबॉक्स में एक अनजान ईमेल आता है, तुम्हारी बहन हमारे पास है, 24 घंटे में 10 लाख नहीं दिए तो उसकी वीडियो डार्क वेब पर डाल देंगे। साथ में एक लिंक था, एक टोर ब्राउजर का इनक्रिप्टेड यूआरएल। राघव ने जैसे ही लिंक खोला, रिया की तस्वीर सामने थी, आंखों पर पट्टी, हाथ बंधे हुए, और उसके पीछे एक अजीब सा लाल गोल चिन्ह बना था। वह तुरंत घर के पास वाले पुलिस स्टेशन गया, पर जवाब मिला, बेटा, डार्क वेब में घुसना आसान नहीं है। वहां कानून भी अंधा हो जाता है। राघव पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही कार में बैठा और मन ही मन सोचने लगा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। राघव अब किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहता था। वो खुद एथिकल हैकर था, लेकिन इस बार मिशन बग निकालने का नहीं, अपनी बहन को बचाने का था। उसने अपने पुराने अंडरग्राउंड हैकर ग्रुप से संपर्क किया। खुद को एक फर्जी पहचान एनोनाइम एक्स में बदलकर उसने रेड सर्कल 9 नाम के एक डार्क वेब प्लेटफॉर्म में लॉगिन किया। रेड सर्कल 9 एक खतरनाक वेबसाइट थी, जहां इंसानों की बोली लगती थी और मौत का लाइव खेल होता था। वहां एक सेक्शन था, रियलिटी डेथ शो, जिसमें मास्क लगाए लड़कियों को पेश किया जाता था। उनमें से एक वीडियो में रिया भी थी। एक टाइमर चालू था, 16 घंटे 4 मिनट 53 सेकंड। राघव ने न नींद ली, न खाना खाया, सिर्फ कोड लिखा, सिस्टम तोड़े। उसने खुद को एक वीआईपी ब्लैक मार्केट बायर दिखाकर अंदर तक घुसने की कोशिश की। इस दौरान उसे पता चला कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे एक गैंग है, X21, जिसने कई लड़कियों को इंडिया से अगवा किया और डार्क वेब पर बेच दिया। रेड सर्कल का एडमिन राघव को एक डील देता है, अगर तुम हमारे लिए सरकारी डेटा सिस्टम हैक कर दो तो तुम्हारी बहन को छोड़ देंगे। राघव 2 प्लान बनाता है। पहला, एक नकली हैकिंग इल्यूजन जो एडमिन को दिखे। दूसरा, असली एआई ट्रोजन जिसे वो ऑपरेशन शिवा नाम देता है, एक ऐसा वायरस जो उनके पूरे सिस्टम को ढेर कर सकता है।
जैसे जैसे टाइमर खत्म होने को आता है, 3 मिनट बाकी होते हैं, राघव का प्लान एक्टिवेट होता है। अचानक पूरे नेटवर्क में ब्लैकआउट हो जाता है। स्क्रीन ब्लिंक करती है। एनोनिम एक्स हैज एंटर्ड द कोर। वो लाइव कोऑर्डिनेट्स स्पेशल सेल को भेजता है। 20 मिनट के भीतर पुलिस और राघव एक गुप्त वेयरहाउस पर पहुंचते हैं, जहां रिया बेसुध लेकिन जिंदा मिलती है। वहां और कोई नहीं होता। हल्की सुबह हो जाती है। राघव अपनी बहन को बचाने में कामयाब हो जाता है। राघव अभी भी गहरी सोच में है। राघव रिया को लेकर घर लौटता है। वो थका हुआ है लेकिन सुकून में है। लेकिन रात को जब वो अपने लैपटॉप को ऑन करता है तो वही डार्क स्क्रीन फिर से खुल जाती है। लेवल 1 कंप्लीट। वेलकम टू रेड सर्कल लेवल 2। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अब उस दरवाजे के सामने खड़े हैं। बत्तीस साल की अंजलि मिश्रा दिल्ली के आर्काइव डिपार्टमेंट में काम करती है। ज्यादा बोलती नहीं, ज्यादा मिलती नहीं, लेकिन उसके पास एक अजीब आदत है, अधूरी चीजों को पूरा करने की। एक दिन उसे एक पुरानी केस फाइल मिलती है। एक आदमी जो लिफ्ट में गया और कभी वापस नहीं आया। सीसीटीवी ने रिकॉर्ड किया कि लिफ्ट 8वीं मंजिल पर रुकी थी, एक ऐसी मंजिल जो उस इमारत में है ही नहीं। अंजलि उस रात अपने घर पर अपने रूम में सो रही होती है। अचानक देर रात 3:33 पर फोन कॉल आता है। उधर से आवाज आती है, वो दरवाजा फिर खुला है। वह सोचती है उसके ऑफिस के दोस्तों ने उसके साथ मजाक किया है और वह सो जाती है। अगले दिन अंजलि अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछती है, क्या तूने मुझे कल रात को कॉल किया था? उसने कहा नहीं, मैंने कोई कॉल नहीं किया। अगले दिन अंजलि उस फाइल की ओर गहराई से तहकीकात करती है। वह ऑफिस से निकलते वक्त सोचती है, क्या मैं एक बार उस बिल्डिंग में जाऊं? उसे रात जब अंजलि अपने कमरे में सो रही होती है, वह अचानक से उठती है और सोचती है, मैं वहां जाऊंगी। अंजलि उस पुरानी इमारत में जाती है। बाहर से सब बंद, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचती है, अंदर की लाइट अपने आप जल उठती है। वो लिफ्ट में चढ़ती है। सभी बटन घिस चुके हैं। 7वीं मंजिल का बटन दबाती है, लेकिन नीचे एक धुंधला बटन दिखाई देता है। लिफ्ट ना ऊपर जाती है ना नीचे, बस हिलती है। डिजिटल स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिखता, बस एक निशान चमकता है। दरवाजा खुलता है। सामने एक कॉरिडोर है। कोई लाइट नहीं, कोई खिड़की नहीं, वहां सिर्फ एक दरवाजा है। उस दरवाजे पर नाम लिखा है, अंजलि मिश्रा। दरवाजा धीरे से खुद खुलता है। अंदर वही कमरा है जिसमें वो हर सुबह उठती है, लेकिन सब पुराना और जला हुआ लगता है। शीशे में देखती है, खुद नहीं, कोई और दिख रहा है। वही चेहरा, मगर आंखें खाली। तू आ गई, अब तेरी बारी है। अंजलि दरवाजा बंद करती है और जैसे ही खोलती है, फिर से वही कमरा। हर बार वही कमरा, हर बार वही सड़ी हवा। वो चिल्लाती है लेकिन कोई नहीं सुनता। अंजलि सीसीटीवी फुटेज रूम में जाती है। फुटेज में लिफ्ट का दरवाजा खुद ब खुद खुलता है, मगर अंदर कोई नहीं। अंजलि कॉरिडोर में आकर देखती है तो अब वहां कोई लिफ्ट नहीं होती है और सामने दीवार पर लिखा होता है, अब यही तुम्हारा घर है।